यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि इस चुनौती को एक्सेप्ट किया है आपने कि आप इतने इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं। और बहुत सारी बधाइयाँ भी आपको कि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है। तो आपका प्यार जो है, जिसके लिए आप इतने टाइम से एफ़र्ट कर रहे हैं, उससे मिलने का आपको जल्दी मौका मिलेगा। बस उसे अपने साथ अपने घर ले आइएगा, किसी और को ले जाने मत दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बातें करें। अगर फ्रेंड्स देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो है, इसको अगर क्वालिफाई करना है आपको, तो जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था ना 2023 का, उस पर अच्छी कमांड, उसकी अच्छी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे उसको पिछले साल के क्वेश्चन से, तो आप देखेंगे कि यूपीएससी ने पूछने का अंदाज बहुत बदल दिया है। बिल्कुल बड़ा टर्न लिया है उसने। और वो बड़ा टर्न क्या है कि आप उसके पहले जो क्वेश्चंस आते थे, उसके ऑप्शंस कैसे डिज़ाइन होते थे, 1 एंड 2, 1 टू 3, इस तरीके से होते थे। अब ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन और स्टेटमेंट वाले। इससे फ़र्क ये पड़ गया है, और जो बहुत मेजर फ़र्क पड़ा है वो ये कि पहले मान लीजिए पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लेते थे आप। एक के बारे में भी पता है अगर कि वो गलत है और 3 में है, तो आप छाँट के हटा लेते थे, अपना आंसर निकाल लेते थे। सॉरी फ्रेंड्स। और अब कैसे आ रहे हैं? जिस तरीके से आ रहे हैं, उसमें आप पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आपको एक अलग पावर की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये अलग पावर क्या होगी और कैसे अब आप डील करेंगे इस नए पैटर्न से, जो बहुत बदल गया है? इस पर आपको समझना होगा इन चीज़ों को। इस क्लास का मकसद यही है फ्रेंड्स, कि जो भी आप अपने पढ़ाई के दम पर, जो आपने पढ़ाई की थी उसके दम पर जो भी मार्क्स आप ला सकते थे, मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाऊं कि इसमें 20 to 25% मार्क्स इन्हांस हो जाएं, बढ़ जाएं। साथ ही कई बार क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, सॉल्व करते करते जो होगा, ऑप्शन ज़्यादातर ऑप्शंस के बीच कन्फ्यूजन बना रहता है, कभी 2 के बीच, कभी 3 के बीच, कभी चारों के बीच। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे, आप बिल्कुल सटीक तरह से 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको पता है कि हाँ, यही वाला ऑप्शन होगा, वो करना। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे वो ये, जिसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ती है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको देख के ही लग जाएगा कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं। टॉपिक तो है, लेकिन डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपको कहीं बुक्स में वो मिलेंगे नहीं, होते भी नहीं। वो समझ के आधार पर यूपीएससी पूछता है। तो हम उनसे कैसे निपटें जो हमें लगता है कि हमें नहीं आता? मतलब कि बिना नॉलेज के भी आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे एक अलग तरीके की सोच से? तो उसे मैं कहता हूँ पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग 4 कैटेगरीज में बातें कर रहे हैं पिछले साल जो प्रीलिम्स हुआ था उसी के सेट को लेकर, ताकि उस पर हम कमांड कर सकें। मेरे पास सेट डी है, आप इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी रख सकते हैं, या फिर आप ढूंढ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ट्रिपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और 4 एंड मोर। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। जितने भी सिंगल स्टेटमेंट वाले हमने किए हैं, आपने देखा होगा कि हमने सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया है कि आपको नहीं पता है कि क्या आंसर है, लेकिन फिर भी हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। वो सारे ऐसे होते हैं। सिंगल स्टेटमेंट वाले तो टफेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। उसमें भी हमने देखा कि हम कैसे पहुंचे। अब डबल स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये जो सब्जेक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और किस तरीके से आता है। जैसे आज का जो ये क्वेश्चन है सेट डी का, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स हमें बहुत परेशान किए हुए रहता है। सबसे ज़्यादा डर जो है स्टूडेंट्स को, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ही लगता है, क्योंकि वहाँ पे ये लगता है कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा जो आपकी बहुत मदद करेंगी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यूपीएससी के माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस दिमाग से क्वेश्चंस को
सेट करता है और आप कैसे उससे निपटेंगे। आइए आज यूपीएससी का एक दिमाग दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन सेट करने का, और आपको बताता भी हूँ कि आप इससे निपटेंगे कैसे। इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ये क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। कि स्विट्जरलैंड जो है गोल्ड का वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट है, मतलब बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उसमें से स्विट्जरलैंड एक है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वॉल्यूम में नहीं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है। देखिए शब्दों पर आप ध्यान देंगे, ये वैल्यू की बात कर रहा है, मनी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट 2, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड के पास दुनिया का दूसरे नंबर पे जो है सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। अब इस दोनों में आपको देखना है कि करेक्ट कौन, इन चारों ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है इन दोनों स्टेटमेंट को लेकर। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपको इस तरह के टर्म्स मिले कि वन ऑफ द, सम ऑफ द, इस तरीके के जब मिले जिसमें आपको संभावना दिखाई दे कि हो सकता है, ऐसी फीलिंग आए कि हो सकता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे। यूपीएससी जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स को ज्यादा लाइक करता है बस। और एक होता है वो कि जिसमें आपको ये फीलिंग आएगी कि यूपीएससी का क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो है ही, कि ऐसा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आप ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये क्या कह रहा है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। किसके पास दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। इसमें ये इस तरीके से नहीं कह रहा है कि स्विट्जरलैंड हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, मतलब कि वो जोर दे रहा है कि सिर्फ यही है, दूसरा कुछ नहीं। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं ये यूपीएससी बिल्कुल नहीं लाइक करता। ये किस सेंस में मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसा है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जो उस टाइप का है जो रट्टा मार वाला होता है, कि आपको पता रट्टा मारना होगा कि वो कौन सा है। अब बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या यूपीएससी ये चाहेगा कि दुनिया में तो कितने तरह के रिजर्व्स हैं, तो दुनिया में किसके किसके पास है गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा, मान लीजिए 10-10 को ही ले लेते हैं, 5-5 को ही ले लेते हैं, तो कितने रिजर्व आप याद करिएगा। किसके पास कोल ज्यादा है, किसके पास गोल्ड ज्यादा है, किसके पास डायमंड ज्यादा है, किसके पास यूरेनियम ज्यादा है, किसके पास थोरियम ज्यादा है, किसके पास पेट्रोलियम ज्यादा है, कितने चीजों के रिजर्व आप याद करेंगे। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप देखेंगे यूपीएससी ये तो हमसे नहीं एक्सपेक्ट करता। और ये मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, अगर आपको रट्टा मारने वाला टाइप स्टेटमेंट मिले तो समझ लीजिए कि यूपीएससी उंगली दिखा रहा है कि इसको मत पकड़ो, इसको, ये गलत है। लेकिन अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि हो सकता है, सम ऑफ द, वन ऑफ द, इस तरीके से कह रहा है कि कईयों के बीच में ये भी एक हो सकता है, ये भी एक है, लेकिन कईयों के बीच की बात कर रहा है। जैसे इसमें ये नहीं कह रहा है कि स्विट्जरलैंड इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि दुनिया का सबसे लीडिंग एक्सपोर्टर है वैल्यू के। ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द, जो भी बड़े बड़े हैं उसमें से एक स्विट्जरलैंड भी है, इस तरीके से कह रहा है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जब आपको मिले तो मान लीजिए कि उसके चांसेस होते हैं सही होने के। अब इसको और तरीके से आप सोच सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के पास क्या इतना पैसा है। आप देखिए स्विस बैंक की बात होती है, ये सब तो हम सुनते रहते हैं कि दुनिया भर का पैसा वहां रख रखा है। तो गोल्ड को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का जमीन से जो है, उसके पास जो है पैसे हैं, टेक्नोलॉजी वो ला सकता है, तो वो डेवलप्ड भी है, तो इतने तो उसके पास। हाँ, अफ्रीका का कोई जगह डाल देता है यहाँ पर तो हम एक बार सोचते कि यार अफ्रीका तो नहीं हो सकता, अफ्रीका में इतना, इतने उस वहाँ पे किसी कंट्री के पास जो है एक आध को छोड़कर इतने पैसे नहीं है कि वो इतना इतना कर सकेगा। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए ये आपको मिल गया सही, ये हमने गलत पकड़ लिया। अब ये जो इस तरीके के ऑप्शन सेट करते हैं, इसे जब आप समझ जाएंगे ना तो ये भी बड़ा मजेदार होगा। जैसे ये अगर गलत पकड़ा गया, आप देखेंगे जितने भी ये चारों के चारों स्टेटमेंट हैं, इसमें से आप देखेंगे कि ए और बी में क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट।
आगे जुड़ा हुआ है कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। लेकिन मैं करेक्ट इनकरेक्ट की बात करूं तो ए और बी दोनों में दिया हुआ है कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो जैसे आपको एक मिल गया कि गलत है, तो ये दोनों तो अपने आप छट आ गए कि इसमें तो आएगा नहीं। अब आप देखेंगे सी और डी में भी स्टेटमेंट 1 को एक में करेक्ट कहा गया है, दूसरे को इनकरेक्ट, और एक में स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट कहा गया है, दूसरे को करेक्ट कहा गया है। अब हमें मिल गया कि दूसरा वाला इनकरेक्ट, और दूसरा वाला इनकरेक्ट सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ होता है, और वो होता है ये स्टेटमेंट वाला, ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ये। तो बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल रहा है ये जो है ये गलत है, और ये गलत है, ये सिर्फ एक में दिया गया है। उस ऑप्शन को पकड़ लीजिए, इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको आपको डीप एनालिसिस में जब आप पकड़ेंगे, कुछ अद्भुत स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगे, फिर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल काम कंफर्टेबल रहेंगे, वहां पर बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपने अंदर वो क्षमताएं विकसित कर रखी हैं जो मुझे इस योग्य बनाती हैं कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीएससी के माइंड को मैं बीट कर सकता हूँ। ये भरोसा जब आपको हो जाएगा कि यूपीएससी जिस दिमाग से क्वेश्चन सेट करता है वो मैंने समझ लिया है और उसे क्रैक करना मुझे आता है, फिर आपको कोई डर नहीं रह जाएगा। किसी क्वेश्चन के साथ भी ऐसा आप कर सकेंगे। तो आगे और बात करेंगे फ्रेंड्स, इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।